ये कहानी है बनाने वाले और उसकी बनाई हुई एक ऐसी चीज की जो अब उसी के खिलाफ हो गई है। एक तरफ है पाकिस्तान जिसने तालिबान को बनाया, पाला पोसा और मजबूत किया, और दूसरी तरफ है वही तालिबान जो अब अपने बनाने वाले के वजूद के लिए ही खतरा बन गया है। ये कहानी है धोखे की, गहरी रणनीति की और एक ऐसी विचारधारा की जो अब किसी के भी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर तालिबान, जिसका जन्म ही पाकिस्तान की देखरेख में हुआ, आज वो पाकिस्तान पर ही हमला क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई है या इसके पीछे दशकों पुरानी कोई गहरी, कोई वैचारिक लड़ाई छिपी हुई है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस पूरी उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे बनाने वाले और उसकी बनाई चीज के रिश्ते को। फिर देखेंगे कि तालिबान पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी क्यों था। इसके बाद बात होगी 9/11 के उस धोखे की जिसने सब कुछ बदल दिया, और फिर देखेंगे कि उस धोखे के नतीजे कितने भयानक हुए। और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे ये जंग अब मैदान से निकलकर मदरसों में लड़ी जा रही है। तो ठीक है, चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये तालिबान है कौन और ये पैदा कैसे हुआ? इसकी जड़ें हैं 1990s के दशक के अफगानिस्तान में। एक ऐसा दौर जब सोवियत फौजें जा चुकी थीं और देश पूरी तरह से अराजकता और गृह युद्ध में डूबा हुआ था। तो ये जो शब्द है ना, तालिबान, पाश्तो भाषा में इसका मतलब होता है छात्र। ये आंदोलन असल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों से निकले छात्रों ने ही शुरू किया था, लेकिन इसमें बहुत जल्द सोवियत संघ के खिलाफ लड़ चुके पुराने मुजाहिदीन और मजे की बात तो ये है कि कुछ पूर्व कम्युनिस्ट भी शामिल हो गए। इन सब का एक ही मकसद था, अफगानिस्तान में शरिया पर आधारित एक इस्लामिक अमीरात की स्थापना करना। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान ने इन छात्रों को बनाने, ट्रेनिंग देने और पैसा देने में इतनी गहरी दिलचस्पी आखिर दिखाई क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तालिबान कोई मामूली गुट नहीं था, बल्कि वो एक बेहद ज़रूरी स्ट्रेटेजिक एसेट था, मतलब एक रणनीतिक हथियार। देखिए हुआ क्या, सोवियत संघ के जाने के बाद अफगानिस्तान में सत्ता का एक खालीपन आ गया। मुजाहिदीन के जो अलग अलग गुट कभी साथ मिलकर लड़ते थे, अब वो काबुल पर कब्जे के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे थे। इसी भयानक गृह युद्ध के बीच 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और सालों की तबाही के बाद अमन और स्थिरता लाने का वादा किया। अब ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी कहानी का समझिए दिल है। पाकिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करने के पीछे कई बड़े मकसद थे। पहला, भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना, यानी एक ऐसा पड़ोसी देश जो जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान का साथ दे। दूसरा, पश्तून राष्ट्रवाद को दबाकर ड्यूरेंट लाइन के विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना। तीसरा, सेंट्रल एशिया तक व्यापार के रास्ते खोलना। और चौथा, अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते असर को रोकना। और हाँ, इन ट्रेन लड़ाकों का इस्तेमाल कश्मीर में भी किया जाना था। ये ड्यूरेंट लाइन इस पूरे इलाके के सबसे बड़े विवाद की जड़ है। 1893 में अंग्रेजों ने ये लाइन खींचकर पश्तून समुदाय को अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच बांट दिया। आज तक किसी भी अफगान सरकार ने इस बॉर्डर को नहीं माना है। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि तालिबान की जो पैन इस्लामिक विचारधारा है वो पश्तून पहचान पर भारी पड़ेगी और ये जो पश्तूनिस्तान बनाने की मांग है वो हमेशा के लिए दब जाएगी। सब कुछ पाकिस्तान के प्लान के हिसाब से चल रहा था। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया, एक ऐसी घटना जिसने पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 9/11 के आतंकवादी हमले। असल में हुआ ये था कि तालिबान ने अल कायदा और ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में पूरी तरह से सुरक्षित पनाह दी हुई थी, और इसके बदले में अल कायदा ने 9/11 के हमलों से सिर्फ 2 दिन पहले तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी। मतलब दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे थे, लेकिन ये दोस्ती बहुत महंगी पड़ने वाली थी। 9/11 के बाद अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंपने को कहा, पर तालिबान ने साफ मना कर दिया। तब अमेरिका ने पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया। कहा जाता है कि उस वक्त के अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ को सीधी धमकी दी थी, आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ, और अगर आप हमारे खिलाफ हैं तो हम आपको बमबारी करके पाषाण युग में पहुंचा देंगे। और जरा इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए, ये शानदार ढंग से दिखाती है कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा यू टर्न लिया। 9/11 से पहले जो देश तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक था, वो रातों रात वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटो सहयोगी बन गया।
जिसने तालिबान को हथियार और खुफिया मदद दी थी, उसी ने तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका को अपने एयरबेस और खुफिया जानकारी दे दी। तालिबान की नज़र में ये सबसे बड़ा धोखा था, और इस धोखे का नतीजा फौरन सामने आया और बेहद खूनी था। पाकिस्तान ने जो हथियार बनाया था वह बूमरैंग की तरह उसी की तरफ घूम चुका था। इस धोखे ने पाकिस्तान की अपनी जमीन पर एक नए और ज्यादा खतरनाक दुश्मन को जन्म दिया। हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान समर्थक गुट थे, उन्हें लगा कि उनकी अपनी ही सरकार ने इस्लाम के साथ गद्दारी की है। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को गैर इस्लामिक करार देते हुए उसके खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया, और 2007 में इन सभी गुटों ने एक होकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP बना लिया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि TTP कोई अकेला गुट नहीं था। इसे अफ़गान तालिबान का पूरा वैचारिक समर्थन और गाइडेंस हासिल था। विडंबना देखिए, पाकिस्तान ने जिस तालिबान को बनाया था, अब वही तालिबान TTP के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक खूनी जंग चलवा रहा था। यहाँ से ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन या बॉर्डर की नहीं रह जाती। अब हम संघर्ष के उस दौर में पहुँचते हैं जहाँ ये इस्लाम की रूह के लिए एक वैचारिक जंग बन चुकी थी। एक ऐसी जंग जहां दोनों तरफ एक ही धर्म के मानने वाले थे, लेकिन उनकी व्याख्याएं बिल्कुल अलग थीं। यहाँ दोनों के बीच का बुनियादी फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है अफगान तालिबान, जो देवबंदी इस्लाम और पश्तून संस्कृति को साथ लेकर चलता है। वो अपनी धार्मिक वैधता भारत के दारुल उलूम देवबंद से लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरब से प्रभावित वहाबी इस्लाम का रणनीतिक इस्तेमाल किया, जिसका मकसद पश्तून जैसी जातीय पहचानों को दबाकर एक सेंट्रलाइज्ड इस्लामिक पहचान बनाना था। तो अब हम इस वैचारिक लड़ाई के केंद्र में आते हैं। तालिबान का आरोप ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के सिद्धांतों को मानता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपने रणनीतिक फायदे के लिए इस्लाम को एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है। और तालिबान की नज़र में ये इस्लाम का सबसे बड़ा अपमान है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये वैचारिक जंग अब एक संस्थागत रूप ले चुकी है और कैसे भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी तैयार की जा रही है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में लौटने के बाद से तालिबान ने वहां 21,000 से ज़्यादा नए मदरसे खोले हैं या पुरानों का विस्तार किया है। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनके वैचारिक प्रोजेक्ट के विशाल पैमाने को दिखाता है। इन मदरसों में लगभग 36 लाख छात्र पढ़ रहे हैं और उन्हें एक ऐसा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो पाकिस्तानी सरकार को इस्लाम के गद्दार के तौर पर पेश करता है। एक ऐसी हुकूमत जिसने अमेरिका का साथ देकर इस्लाम को धोखा दिया। ये एक तरह की मल्टी जनरेशनल लड़ाई है जिसकी फसल आने वाले कई दशकों तक काटी जाएगी। तो अंत में एक सवाल खड़ा होता है, जब आपका बनाया हुआ रणनीतिक हथियार ही लाखों लोगों को आपको तबाह करने की तालीम देने लगे, तो फिर असल में ये जंग कौन जीता? ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान की दशकों की रणनीति पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है।